एंजाइम्स। आज हम बायोमोलिक्यूल का लास्ट टॉपिक जो हमारा लास्ट बायोमोलिक्यूल है उसके बारे में पढ़ते हैं, एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स जो है हमारी सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, जो जैविक रिएक्शंस है, उनको हेल्प करता है करने के अंदर। जैसे इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। पहले हम एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन देखते हैं। इनऑर्गेनिक रिएक्शन की सबसे पहले हम कारण देखते हैं कि हम एंजाइम्स कि हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स जो है वो क्यों है, कि क्यों इनकी नीड पड़ी। तो सबसे पहले जो रिएक्शंस होती हैं वो केमिस्ट्री में भी होती है, हमारे जैविक शरीर में भी होती है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं जो केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, जैसे BaSO4 प्लस HCl, तो यहाँ पर बनेगा BaCl2 का ट्वाइस प्लस H2SO4। ठीक है, ये बन गया। अब ये जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन को यदि हमें आगे बढ़ाना रहता है कि हमें इनऑर्गेनिक रिएक्शन को प्रमोट करना है, तो हम यहाँ तो क्या करते हैं, लैब के अंदर उसे हीट प्रोवाइड करवा देते हैं, हीट दे देते हैं। ठीक है, हीट दे दी तो ये रिएक्शन तेजी से हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारा जो जैविक शरीर है, तो क्या उसके अंदर हीट दे सकते हैं? हमारे अंदर जो सेल्स के अंदर रिएक्शंस हो रही है, क्या उन्हें गर्म करके आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। तो उन्हें हीट प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो हीट प्रोवाइड नहीं करवा सकते तो उन्हें वो ऊर्जा, जो सक्रिय ऊर्जा होती है, सक्रिय ऊर्जा के बारे में देखेंगे कि उसे उस लेवल तक कैसे पहुंचाए रिएक्शन को कि वो रिएक्शन इजीली आगे की तरफ प्रमोट हो। तो जो वो काम करते हैं ना, वो हमारे एंजाइम है। जैसे हमारे इनको बोलते हैं हमारे जैव उत्प्रेरक। ठीक है, क्योंकि जब हम केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस करते थे, तो हम जब वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते थे, तो रिएक्शन के ऊपर क्या लिखते थे? NiPDPT, NiPDPT लिखते थे। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आता है यही तो सारे कई जगह हम लिखते हैं विटामिन B3। तो ये जो रिएक्शन के ऊपर लिखा रहता है, वो चीज क्या करती है? वो रिएक्शन को उत्पाद बनाने के अंदर प्रमोट करने का काम करती है। ठीक है, प्रमोट कर रही है, इस वजह से इसको बोलते हैं उत्प्रेरक। जैसे उत्प्रेरक का एक सिंपल एग्जांपल है कि हमें एक व्यक्ति है, जैसे एंजाइम को बायो उत्प्रेरक क्यों कहते हैं। सबसे पहले बायो उत्प्रेरक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं नीड समझ आ गई एंजाइम की क्यों है जरूरत। जो रिएक्शंस है इसका, जैसे जब हम नीड की बात करते हैं तो नीड के अंदर तो एक ये कार्बनिक रिएक्शन की बात करते हैं, H2O प्लस CO2। जब जल और H2 आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? H2CO3, कार्बनिक एसिड। ठीक है, कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड बन गया। जब हम बिना एंजाइम के, कि एंजाइम की जरूरत हमारे शरीर में क्यों है, क्यों रिएक्शंस में क्या काम कर रहा है, जब हम बिना एंजाइम के ये रिएक्शन करवाते हैं ना, तो 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर 200 मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन जब हम इस रिएक्शन के अंदर एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जिसे ऐड कर देते हैं इस रिएक्शन के अंदर, तो हमारे 1 सेकंड के अंदर 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ एक जो बायोमोलिक्यूल है, एक जो कंपाउंड है, उसे ऐड करने से 10⁻⁶ मतलब 10 मिलियन जो है रिएक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो यही काम कर रहे हैं हमारे एंजाइम, इसीलिए इनको बोलते हैं, जैसे इन्हें बोलते हैं जैव उत्प्रेरक। नीड समझ आ गई कि क्यों एंजाइम्स की जरूरत है। जैसे कि हम उत्प्रेरक समझ लेते हैं कि उत्प्रेरक क्या है, ये कर क्या रहा है। सिंपल सी बात है, जैसे हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, एक व्यक्ति है जिसे जाना है, उसका गोल है किसे यहाँ तक जाना है, सिंपल जाता है, आराम से घूमता फिरता जाता है। ठीक है, बीच में कुछ खा लेता है, कुछ कर लेता है, घूमता है, बैठता है। तो ये एक व्यक्ति है, इसे इस गोल तक जाना है। ये आराम से, जब इसको कुछ नहीं है, इसके पीछे आराम से जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, बैठ रहा है, इसने टाइम लगा दिया 1 घंटे का। इसके पीछे हमने एक कैटेलाइट लगा दिया, डॉग को छोड़ दिया इस व्यक्ति के पीछे छोड़ दिया। इसकी गति इतनी बढ़ गई कि ये इस गोल तक पहुंच गया बिना कहीं रुके हुए, सिर्फ 5 मिनट के अंदर। ना तो डॉग के कुछ हुआ, ना ए के कुछ हुआ। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, एडी एक बॉन्ड बना। एडी का मतलब है जब जो व्यक्ति है वो भी साथ में दौड़ रहा था और जो डॉग है वो भी साथ में दौड़ रहा था, तो ये आपस में ना तो परमानेंटली ऐड हुए, ना इसने इसको इफेक्ट किया, ना ये इफेक्ट हुआ। डी जो है ये अपने गोल पर पहुंच गया, ये घर पहुंच गया। डी जो है सेपरेट हो गया, डॉग चला गया अपने रास्ते, ए पहुंच गया अपने गोल पे। पहले ज्यादा टाइम ज्यादा ले रहा था, यहाँ पे टाइम सिर्फ लिया 5 मिनट का। 5 मिनट का टाइम लिया, तो डी जो हो गया वो हमारा हो गया उत्प्रेरक। उत्प्रेरित कर रहा है किसी चीज को, मोटिवेट कर रहा है कि जाओ तुम। ठीक है, ये हमारे हो गए एंजाइम्स। ठीक है, अब आता है हमारा एंजाइम वर्ड किसने दिया। एंजाइम वर्ड दिया था हमारे बुचनर ने, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे बुचनर, उन्होंने दिया था। हमारे बुचनर बोलते हैं जिसे एंजाइम वर्ड दिया था। एंजाइम क्या होते हैं? हमने जब प्रोटीन पढ़े थे, प्रोटीन के अंदर जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती थी, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन,
पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो ऊन के गोले के समान गुथी हुई रहती है, ठीक है, ऊन के गोले के समान गुथी हुई रहती है। अब आता है एंजाइम के अंदर एक चीज होती है जिसे बोलते हैं सक्रिय स्थल। जैसे हमने बात करी जब वो बीच में एडी का कॉम्बिनेशन बन रहा था उस टाइम जो अभिकारक था वो डी से ऐड हो रहा था, तो वो किस जगह से ऐड होगा, तो टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं वो एक संरचना बना लेते हैं ऐसी वाली जगह, एक स्पेसिफिक संरचना बना लेते हैं जिसे बोलते हैं एक्टिवेशन साइट, सक्रिय स्थल, ठीक है, इसे बोलते हैं सक्रिय स्थल। ये होता है एंजाइम सारे के सारे प्रोटीन होते हैं, लेकिन इसके एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे दो एक्सेप्शन है। फर्स्ट आता है हमारा राइबो न्यूक्लियस एंड राइबोजाइम। ये दोनों की दोनों जो एंजाइम है वो किसके बने रहते हैं, आरएनए और राइबोस, आरएनए के बने रहते हैं, ये दोनों के दोनों जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन के बने रहते हैं। सभी जो एंजाइम है वो टर्सरी स्ट्रक्चर के बने रहते हैं। एंजाइम की नीड पता चल गई कि एंजाइम की नीड क्या है, सेल के अंदर एंजाइम की नीड क्या है, यहां तक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं एक टर्म है कि रिएक्शन उस लेवल तक उसको क्यों पहुंचा रहे हैं, वो सीधे ही क्यों नहीं जा रही, तो एक टर्म आती है सक्रियण ऊर्जा, आती है हमारी सक्रियण ऊर्जा जिसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर सक्रियण ऊर्जा है दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा। अब हम देखते हैं एक, जैसे एक हमारा था A प्लस B मिलकर बना रहा है C, इन जो रिएक्शन के इधर की तरफ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक, अभिकारक या रिएजेंट जो कि रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या बनता है, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। अब हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं ये तो है रिएक्शन की रिएक्टिविटी, ये हम ग्राफ बना रहे हैं कि सक्रियण ऊर्जा को डिफाइन करते हैं थोड़ा कि कैसे सक्रियण ऊर्जा है, क्या सक्रियण ऊर्जा है, और यहाँ पर हम लिखते हैं एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने माना कि जो A प्लस बी है उसकी एनर्जी स्तर कोई यहाँ पर है, एनर्जी लेवल A प्लस बी का ये है, उसके बाद ये यहाँ तक पहुंचा और P बन गया, प्रोडक्ट बन गया, तो ये जो स्तर है ना, ये जो चीज है मतलब अभिकारकों को इतनी ऊर्जा देनी पड़ती है, वह न्यूनतम ऊर्जा मिनिमम एनर्जी, वह न्यूनतम ऊर्जा जो कि अभिकारकों को सक्रिय कर देती है, उसके बाद रिएक्शन स्वतः चलती है, पर उतनी मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी तो चाहिए ही रहती है अभिकारकों को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए। यदि मान लो हमने कोई रिएक्शन दी और उसे उतनी ऊर्जा नहीं मिल रही तो वो ऊर्जा यदि इनऑर्गेनिक की बात करते हैं हीट प्रोवाइड करवा देते हैं, इनऑर्गेनिक जो है उत्प्रेरक जैसे एनएपीडीपीटी ये सक्रिय ऊर्जा को कम करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये होता है सक्रिय ऊर्जा होती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो अभिकारक होते हैं उनको सक्रिय होने के लिए, मतलब उन्हें प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए मिनिमम एनर्जी की जरूरत रहती है, वो मिनिमम एनर्जी जो है वो उसकी सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। सक्रिय मतलब सक्रिय कर रही है, जो अभिकारक के जो है A प्लस बी जो रिएजेंट है उन्हें सक्रिय कर रही है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में मदद कर रही है, तो वो मिनिमम ऊर्जा जो कि अभिकारकों को उत्पादों में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है उसे कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। अब बताओ सक्रिय ऊर्जा को यदि कम सक्रिय ऊर्जा दी जाए किसी रिएक्शन के अंदर तो क्या रिएक्शन में होगी या नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी। सक्रिय ऊर्जा कम दी जाए तो जो अभिक्रिया वो नहीं होगी, और यदि सक्रिय ऊर्जा के बराबर दी जाए तो कुछ अणु परिवर्तित हो जाएंगे, और यदि सक्रिय ऊर्जा से ज्यादा एनर्जी दी जाती है तो जो रिएक्शन है वो तीव्रता से होती है, सारे के सारे अभिकारक तुरंत जो है प्रोडक्ट तक चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब जो एंजाइम है वो क्या कर रहा है, एंजाइम सक्रिय ऊर्जा को कम करता है। अब इसको देखते हैं कि एंजाइम जो है वो सक्रिय ऊर्जा को कैसे कम कर रहा है। एंजाइम सक्रिय ऊर्जा का टॉपिक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि एंजाइम सक्रिय ऊर्जा को कैसे कम कर रहा है। ये टॉपिक होता है कि एंजाइम सक्रिय ऊर्जा कम करता है, ठीक है। एंजाइम सक्रिय ऊर्जा को कम करता है। एक ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर वही रिएक्शन की प्रगति कि कहां तक पहुंची रिएक्शन। यहाँ पर हमारी एनर्जी, हमने एक प्रोडक्ट लिया A, वो बन गया B, ठीक है, और एक और लिया हमने A और वो बन गया B। यहाँ पे भी एनर्जी, यहाँ पे भी रिएक्शन, हमने A जो है उसको B के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये हाईएस्ट जो पॉइंट है जहां तक उसको पहुंचाना पड़ेगा, तो ये उसकी सक्रिय ऊर्जा हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन यदि ये तो तब एक्टिवेशन एनर्जी जब हम एंजाइम का यूज नहीं कर रहे, एंजाइम का यूज नहीं कर रहे,
अब हम करते हैं एंजाइम का यूज। एंजाइम का यूज करते हैं तो वो इतने में बदल जाती है, जो सक्रिय ऊर्जा का लेवल है वो कम हो जाता है। जो यहाँ बदली E2 जो कि एंजाइम की उपस्थिति के अंदर है, तो सक्रिय ऊर्जा कम करने का काम कर रहा है एंजाइम। ठीक है, एंजाइम जो है वो सक्रिय ऊर्जा को कम करते हैं। जबकि फिर हम दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में अंतर देखो सेम ऐसा है कि ये जो रिएक्शन है यहाँ पर हो रही है E1 है, जब हमारे पास हमने एंजाइम का यूज नहीं किया। दूसरी रिएक्शन कम सक्रिय ऊर्जा के लेवल पर ही हो जाएगी। यहाँ पर जो E2 है, ये E2 हमने किया एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर। ठीक है, तो सक्रिय ऊर्जा कम हो गई ग्राफ के अंदर, उसे बस यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचते ही वो तुरंत उत्पाद के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और जब हम एंजाइम का यूज नहीं कर रहे थे E1 के अंदर, जब हम एंजाइम का यूज नहीं कर रहे थे तो एक को इतनी ऊर्जा देनी पड़ रही थी, इतना लेवल तक जाना पड़ रहा था। जब इतना लेवल तक वो पहुंच जाता था तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक आ गया। अब इन दोनों के अंदर हम देखते हैं पहले एनर्जी कम थी, अब एनर्जी ज्यादा हो गई। ठीक है, ये एनर्जी का ग्राफ का ये वाला ही तो पैमाना है इसका। तो ए पहले कम पे था, कम पॉइंट होगा, यहाँ तक पहुंच गया, तो बी जो है वो ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया इसका मतलब ऊष्मा शोषित दिख रहा है, इसने अपने अंदर हीट इन्वॉल्व कर दी, ऊर्जा बढ़ा ली अपने अंदर। तो ये है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसके अंदर जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो ज्यादा है सबस्ट्रेट की एनर्जी से। ठीक है, मतलब सबस्ट्रेट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो उसने अपने अंदर हीट कंज्यूम कर लिया, एनर्जी कंज्यूम कर लिया। इसका मतलब है ऊष्मा शोषण कर लिया ऊष्मा का, एंडोथर्मिक। उसके बाद हमारा ये वाला लेवल देखते हैं कि पहले ऊर्जा इतनी थी, ज्यादा थी, अब जो ऊर्जा है वो कम हो गई, डिक्रीज डिक्रीज हो गई। इसका मतलब इसने ऊर्जा को क्या करा होगा, निकाला होगा, बाहर निकाला होगा, तो ये होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक करता है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि एंजाइम किस तरह से सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर रिएक्ट करता है। अब हमें इतना तो पता चल गया है, यहाँ पर एक चीज ये पता चल गई, क्या एंजाइम खुद रिएक्शन में भाग लेता है? एंजाइम जो है वो खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। मतलब जब रिएक्शन खत्म हो जाती है ना, जब रिएक्शन खत्म हो जाती है तो वो यू की यू हमें प्राप्त हो जाता है, वो खुद पार्ट नहीं लेता है, ना उसकी सांद्रता में कमी आती है। जितना हम डालते हैं, जितना हम उसको उसके रिएक्शन के अंदर डालते हैं, वो उतना की उतना हमें वापस प्राप्त हो जाता है, वो खुद कंज्यूम नहीं होता। उसका बस इतना काम है कि वो जो है सक्रिय ऊर्जा को कम करने का काम कर रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है क्या, वो स्थायी, वो अस्थायी कॉम्प्लेक्स बनाता है। जब रिएक्ट होता है तो अस्थायी कॉम्प्लेक्स, अस्थायी कॉम्प्लेक्स का मतलब जैसे हमने यहाँ पे लिया कोई सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के साथ हमने एंजाइम डाला और यहाँ हमारा, तो फिर बीच में एक संक्रमण अवस्था बनती है। क्या ये संक्रमण अवस्था जो होती है वो स्थायी होती है या अस्थायी होती है? ऑब्वियसली अस्थायी होती है। संक्रमण अवस्था बनती है जो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच की संक्रमण अवस्था होती है। ये बाद में एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर इसकी सक्रिय ऊर्जा इसने कम कर दी। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा कम करने के बाद यहाँ पर इसका डायरेक्ट बन जाता है प्रोडक्ट, और जो एंजाइम वो है हमें यू की यू सेपरेट हो जाता है। एंजाइम हमें वापस की वापस उतना की उतना मात्रा में प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं कि दो सिद्धांत थे कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है वो किस किस आधार पर रिएक्शन करता है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है लॉक एंड की, लॉक की प्रिंसिपल। ये लॉक की प्रिंसिपल क्या है? मैंने आपको बताया एंजाइम की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये जो साइट होती है उसको बोलते हैं हम सक्रिय स्थल, सक्रिय स्थल या एक्टिव साइट। ठीक है, एक्टिव साइट होती है कि यहाँ पर आकर जो सबस्ट्रेट होता है वो यहाँ पर आकर जुड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। लॉक एंड की जो प्रिंसिपल था वो हमें दिया था एमएल फिशर ने, एमएल फिशर। अब एक बात बताओ, हर जो चाबी होती है, मतलब हर जो लॉक होता है, एक लॉक की एक ही चाबी होती है, दूसरी चाबी होती नहीं है। मतलब जो लॉक का फॉर्मेशन होता है वो स्पेसिफिक होता है। इस स्पेसिफिक लॉक के लिए स्पेसिफिक की होती है, स्पेसिफिक की होती है ना, एक लॉक एक की। ठीक है, तो सेम ऐसे वो लॉक की प्रिंसिपल से बताना चाहते थे कि एक एंजाइम के लिए एक सबस्ट्रेट होता है, एक एंजाइम के लिए जो सबस्ट्रेट होता है वो भी एक ही होता है। तो क्या एक एंजाइम के लिए एक सबस्ट्रेट होता है, ये बताना चाहते थे। तो इसका मतलब ये था कि जो एंजाइम की सक्रिय स्थल है वो उसके सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग होती है। जैसे हम बात करते हैं, हमारा ये एंजाइम है, ठीक है, इसको बोल दिया एंजाइम, यहाँ पर हमारा हमने लगा दिया सबस्ट्रेट, ये हमारा सबस्ट्रेट है। तो ये जो सबस्ट्रेट का जो शेप होगा ना वो एंजाइम के सक्रिय स्थल के समान होगा, और एक एंजाइम के लिए कोई स्पेसिफिक एक सबस्ट्रेट ही होगा जो इसके साथ जुड़ेगा। यहाँ पर बनेगा ES कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बन गया,
संक्रमण अवस्था, उसके बाद यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना देगा और सेपरेट हो जाएगा हमारा एंजाइम फिर से, ठीक है। लॉक एंड की मेथड कहता है कि एक एंजाइम के लिए एक ही सबस्ट्रेट होता है और ये हमें दिया था एमिल फिशर ने। लॉक एंड की मेथड के जो एंजाइम है वो कौन कौन से, जो पाचन के एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है हमारे जैसे पेप्सिन। तो पेप्सिन जो एंजाइम है जो हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो हमेशा पेप्टाइड्स के ऊपर या प्रोटीन के ऊपर ही रिएक्शन करता है, ये नहीं वो कोई और सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करता। तो जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जैसे डाइसैकेराइडेज है, न्यूक्लियेज है, तो न्यूक्लियेज जो है वो न्यूक्लिक एसिड पर ही रिएक्ट करेगा और किसी पर नहीं करेगा। इस हिसाब से जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना वो लॉक एंड की जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हैं एंजाइम की सक्रियता के लिए। अब सेकंड वाला जो सिद्धांत आता है वो हमारा सिद्धांत या थ्योरी, जो सेकंड थ्योरी आती है वो हमारी आती है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। फर्स्ट तो लॉक एंड की था, एक ताले की एक ही चाबी होती है, तो इस हिसाब से था एक एंजाइम के लिए एक ही सबस्ट्रेट होता है। तो सेकंड नंबर पे हमारा आता है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ठीक है। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी नाम से पता चल रहा है जो ये फिट हो जाती है, ये मतलब बहुतों को अपने अंदर फिट कर लेती है। बहुत सारे जो एक एंजाइम जो है, एक एंजाइम बहुत सारे सबस्ट्रेट को मतलब बहुत सारी रिएक्शन को सक्रिय कर सकता है। एक एंजाइम जो है बहुत सारी रिएक्शन को सक्रिय कर सकता है, वो होती है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी हमें कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, ये हमें दी थी कॉसलैंड ने, कॉसलैंड, ठीक है। और जो लॉक एंड की थी वो किसने दी थी, हमें वो दी थी एमिल फिशर ने। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी का मतलब है एक एंजाइम जो है वो बहुत सारी रिएक्शंस को सक्रिय कर सकता है, बहुत सारी रिएक्शंस की सक्रिय ऊर्जा को कम कर सकता है। इसके अंदर आता है जैसे हमने एक एंजाइम बनाया है, ये हमने बनाया एंजाइम, इसके अंदर ऑब्वियसली कोई ऐसी जगह होगी जो हर किसी सबस्ट्रेट के लिए अपने आप को चेंज कर ले, मतलब कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर ये साइट होती है, इसको बोलते हैं बटरिंग साइट। बटर यानी मक्खन, बटरिंग साइट, बटर मतलब क्या होता है, मक्खन। तो वो पिघल जाती है, मतलब हर जो सबस्ट्रेट होगा उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेगी, तो ये होती है बटरिंग साइट। ये जो होती है इसको लिख देते हैं जैसे हम ए बी सी डी। अब यहाँ पर होती है स्पेसिफिक कैटालाइट साइट। कैटालाइट साइट मतलब जो उत्प्रेरित करती है, उत्प्रेरण करने वाली साइट होती है तीन, और बाकी जगह होती है वो बटरिंग साइट होती है जो कि प्रत्येक सबस्ट्रेट के लिए चेंज होती रहती है। जैसे अब हम ये हमारा एंजाइम हो गया, यहाँ पर हमने एक सबस्ट्रेट ले लिया, ये हमारा सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक जगह पर तो कैटालाइट साइट आके जुड़ती है। कैटालाइट साइट मतलब कि ये जो साइट होगी वो स्पेसिफिक होगी, जबकि बाकी जो एंजाइम की संरचना है वो बाकी जो एंजाइम की संरचना है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग खुद को कन्वर्ट कर लेगी। कैसे कन्वर्ट कर लेगी, जैसे हमने यहाँ पर ये ऐसा बनाया, तो ये यहाँ पर ये तीन जो है वो तो बना रही है हमारी कैटालाइट साइट, ठीक है। ये तो हमारी बना दी कैटालाइट साइट, और ये जो बाकी बची हुई है वो हर सबस्ट्रेट के हिसाब से चेंज होती रहती है, जिसे बोलते हैं बटरिंग साइट। ये हमारे क्या बन गया, ईएस कॉम्प्लेक्स बन गया, जो बीच में संक्रमणकारी अवस्था बनती है। उसके बाद लास्ट में हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दो थ्योरी होती है, फर्स्ट होती है लॉक एंड की थ्योरी, सेकंड होती है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। यहां तक कंप्लीट है। उसके बाद हमारा सेकंड जो टॉपिक आता है एंजाइम्स के अंदर, मतलब एंजाइम के अंदर जो हमारा टॉपिक आता है जो इंपॉर्टेंट है वो है कि एंजाइम्स को प्रभावित करने वाले कारक, जो एंजाइम हमारे अंदर रिएक्शन कर रहे हैं कि उनको कौन क्या क्या चीजें इफेक्ट कर सकती हैं। तो वो फर्स्ट नंबर पे हमारे आते हैं इफेक्टिव पॉइंट्स। हमारी जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स जो है वो कौन सी रिएक्शन करवा रहे हैं, ऑब्वियसली जैविक क्रियाएं करवा रहे हैं, तो अब देखते हैं कि जो रिएक्शंस हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे, हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। तो सेम ऐसे जो जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो हमेशा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को बोलते हैं हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं, जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिस पर कि कोई भी रिएक्शन जो होती है वो अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखाती है। मतलब इस टेम्परेचर पर एंजाइम जो है ना
मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखाएगा, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखाता है। ये होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर जैविक क्रिया के लिए, हर एंजाइम को रिएक्शन करने के लिए टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत रहती है, स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत रहती है, जिसे बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और एंजाइम जो है वो उस पर है ना मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब जैविक क्रियाएं होती हैं तो उसके अंदर यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ऑब्वियसली प्रोटीन जो है, जब हमने पढ़ा था प्रोटीन्स के बारे में, हमने पढ़ा था प्रोटीन्स को जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। तो प्रोटीन जो हमारे एंजाइम्स हैं वो भी तो प्रोटीन से ही बने हुए हैं, तो इसलिए जो प्रोटीन से बने हुए हैं तो एंजाइम भी विकृत हो जाएंगे। तो यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब हम उसको हीट दे रहे हैं, किसी सेल को जब हीट देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर जो हमारे एंजाइम है वो विकृत हो जाते हैं। विकृत का मतलब है वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। और यदि हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज, यदि हम उसे ठंडी जगह पर ले जाते हैं तो जो एंजाइम्स हैं वो विकृत नहीं होते, एंजाइम जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंजाइम विकृत हो जाते हैं। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर जो एंजाइम है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय होने पर यदि हम टेम्परेचर को वापस सेम कर दें, यदि हम टेम्परेचर को वापस उतना ही कर दें जितना जैसे, यदि हम हमारी कोशिकाएं को ठंडी जगह पर लाके रख दें तो वहां पर हमारे एंजाइम जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, विकृत नहीं होते, डैमेज नहीं होते, बस निष्क्रिय हो जाते हैं। यदि हम उन्हें फिर से उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करवा देते हैं तो वो फिर से अपनी उतनी प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन इसका एक्सेप्शन कौन सा है? एक एक्सेप्शन आता है, उसका इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जिसके बारे में हम पीसीआर में पढ़ेंगे। एक्सेप्शन होता है टैग पॉलीमरेज एंजाइम, टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो 100 डिग्री टेम्परेचर पर रहता है, 100 डिग्री पर रहता है, विकृत नहीं होता। ये जो है थर्मस एक्वेटिकस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर से प्राप्त होता है, जिसे बोलते हैं टैग पॉलीमरेज एंजाइम। ये इफेक्टिव करने वाला, क्योंकि एंजाइम जो है प्रोटीन जो है तापमान बढ़ाने पर घटाने पर अपनी स्ट्रक्चर जो है वो परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे जो हम अंडा उबालते हैं तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन उसकी स्कंदित हो जाती है, सेम ऐसे यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम्स भी है जो विकृत हो जाते हैं, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर एंजाइम जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। वापस ऑप्टिमम टेम्परेचर देकर हम उसे फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। फर्स्ट इफेक्टिव पॉइंट हो गया टेम्परेचर। सेकंड हमारा देखते हैं पीएच, कि पीएच कैसे एंजाइम की जो क्रियाशीलता है उसको कैसे पीएच कैसे प्रभावित कर रहा है। सेकंड हमारा आता है पीएच। पीएच में भी सेम चीज है, जैसे टेम्परेचर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर मैक्सिमम एक्टिविटी दिखा रहा था, सेम ऐसे इनके अंदर होती है ऑप्टिमम पीएच। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है, यदि हम बात करते हैं सेल के अंदर होने वाले रिएक्शन, सेल के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही है, या तो हम बात कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस की, या हम बात कर सकते हैं रेस्पिरेटरी रिएक्शंस की, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। जो सेल के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो तो हमारी होती है न्यूट्रल पीएच पर, होती है सेल के अंदर रिएक्शन, वहां पर जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है। जबकि जो बी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रिएक्शंस की, एक्स्ट्रा सेलुलर रिएक्शन कहां पर होती है, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंजाइम का हमारे पेप्सिन जो है वो हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो पेप्सिन जो है आप सबको पता है जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर कितना पीएच होता है, 1.8 होता है। तो ऑब्वियसली यदि स्टमक का पीएच ऊपर नीचे करेंगे तो पेप्सिन की रिएक्टिविटी इफेक्ट होगी या नहीं होगी? पेप्सिन की जो रिएक्टिविटी है वो इफेक्ट होगी। अब हमारा जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमारा ट्रिप्सिन जो है वो किसका एग्जांपल है? पैंक्रियाटिक एंजाइम है जो अग्नाशय से बनता है। तो अग्नाशय के जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेप्सिन जो है वो एसिडिक में काम करता है, वैसे जो अग्नाशय एंजाइम्स होते हैं वो किसके अंदर काम करते हैं? क्षारीय माध्यम के अंदर। तो ट्रिप्सिन जो है वो 7.8 पर काम करता है। तो सेम ऐसे वो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, जैसे इनका एक ग्राफ खींच सकते हैं कि सेम ऐसे रहती है। जो ये ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, यहाँ जो ये होगा वो पीएच होगा, ये ऑप्टिमम पीएच होगा, जिसके ऊपर जो जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन रेट है, जब हम ऑप्टिमम पीएच तक पहुंच रहे हैं, जब हम उसकी तरफ जा रहे हैं जो ऑप्टिमम पीएच है, तब तक हमारी रिएक्शन रेट जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और जैसे हम ऑप्टिमम पीएच से नीचे खिसके तो जो
हमारी रिएक्टिविटी रेट है वो डिक्रीज होने लगी, क्योंकि यदि हम यहाँ की बात करें तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे वाली जगह है, तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी जो रेट है वो कम है। और जैसे हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ऑप्टिमम पीएच है और जो रिएक्शन की प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमम है। ठीक है, फर्स्ट था पीएच, सेकंड था टेम्परेचर, सेकंड था पीएच। अब हम बात करते हैं अभिकारक की सांद्रता कि अभिकारक की सांद्रता कैसे एंजाइम को प्रभावित करती है। अभिकारक की सांद्रता थर्ड नंबर पे आता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसके अंदर जो है जब तक हम बढ़ाते जाएंगे, जब एक लेवल आएगा, हमने कोई रिएक्शन करी जिसके अंदर हमारे पास एक सबस्ट्रेट और एक एंजाइम है। एंजाइम हमने कुछ नहीं करा अभी तक, क्योंकि हम यदि प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करते हैं तो बाकी जो फैक्टर है उन्हें नियत समझते हैं, और जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे या तो डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं, तभी तो उसका प्रभाव पता चलता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं एंजाइम। एंजाइम को हमने रखा कांस्टेंट, जो अभिकारक की सांद्रता है उसे हमने करा इंक्रीज, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने तक, जब तक कि एंजाइम सेटिस्फाई नहीं हो जाते। जब हम अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता, ये तो अभिकारक की सांद्रता है और ये है हमारी रिएक्शन रेट। कि यदि हम एक लेवल तक अभिकारक की सांद्रता को इंक्रीज करते हैं तो सेम ऐसे रिएक्शन रेट इंक्रीज होती जाती है। लेकिन जब हम एक लेवल आता है जब कितनी भी अभिकारकों की सांद्रता को इंक्रीज कर लो, जो रिएक्शन रेट है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सबस्ट्रेट तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन जो हमारे एंजाइम है वो कांस्टेंट है। तो एंजाइम के जो सारे के सारे सक्रिय स्थल है, एंजाइम के सभी सक्रिय स्थल जो होते हैं वो फुल हो जाते हैं। सभी सक्रिय स्थल फुल हो गए तो कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लो वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट ही नहीं होगा। यहाँ तक हो गया। अब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, अभिकारकों की सांद्रता के अंदर एक इंपॉर्टेंट जो मोस्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे वो आता है माइकलिस कांस्टेंट। यहाँ हम बात कर रहे हैं अभिकारकों की सांद्रता, माइकलिस कांस्टेंट। माइकलिस कांस्टेंट, माइकलिस कांस्टेंट का मतलब है कि अभिकारक की वह सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता है जिस पर रिएक्शन की जो वेलोसिटी है उसका आधा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को क्या लिखेंगे? Vmax का आधा प्राप्त होता है। अब इसको देखते हैं। हम बात कर रहे थे कि ये हमारी कांस्टेंट हो गई अभिक्रिया की दर जो है कांस्टेंट हो गई। ये जो है अभिकारकों की सांद्रता है, अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे अभिक्रिया की दर बढ़ती जा रही है। शुरू में तो उतनी वेलोसिटी बढ़ती जाती है पर ये लास्ट में जाके कांस्टेंट हो जाता है। तो ये जो कांस्टेंट वाली जो वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं Vmax। और Km, माइकलिस कांस्टेंट जिसे हम डिनोट करते हैं Km से। M मतलब माइकलिस, Km कांस्टेंट को K लिखते हैं हर जगह पर, Kc Kb। जब हम इक्विलिब्रियम में आएंगे तो हम Kc Kb लिखते हैं, तो माइकलिस कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं? Km। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है? जब Vmax का आधा हो जाता है, Vmax का आधा मतलब यहाँ पर ये जो है यहाँ पर मैक्सिमम है तो यहाँ पर ये उसका आधा होगा इस जगह पर, तो ये हमारा होगा Vmax का हाफ, Vmax अपॉन 2। तो इस जगह पर जो सांद्रता होती है अभिकारकों की उसे बोलते हैं Km। तो Km का फॉर्मूला होगा हमारे पास Vmax अपॉन 2। यहाँ तक सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमारा थर्ड फैक्टर था, हम क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता के बारे में बात कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि यदि हम एंजाइम कंसंट्रेशन, यदि हम एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, यदि हम एंजाइम की सांद्रता बढ़ाते हैं तो क्या अभिक्रिया की दर बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली रिएक्शन रेट इंक्रीज। फिफ्थ नंबर पर हमारा आता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। यदि हमारे पास ये A प्लस एंजाइम इज इक्वल टू C, C जो है हमारा प्रोडक्ट है, यदि प्रोडक्ट बढ़ता है तो ऑब्वियसली रिएक्शन रेट जो है वो कम होती है। प्रोडक्ट इंक्रीज, रिएक्शन रेट डिक्रीज। ठीक है, 6 नंबर पर
ये जो है ना ये रिएक्शन को कम करते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये अलग सेपरेट आते हैं। तो एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक पता चल गए। टेम्परेचर था, जो हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए था, पीएच था, वो हमें ऑप्टिमम पीएच चाहिए था, सब्सट्रेट की सांद्रता एक स्तर तक तो वो रिएक्शन की जो रेट है उसे इंक्रीज करती है, लेकिन उसके बाद में वो कांस्टेंट हो जाती है क्योंकि हमारे पास एंजाइम्स के जो सक्रिय स्थल है वो कम पड़ जाते हैं। फिर आता है एंजाइम की कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली एंजाइम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन रेट बढ़ने वाली है। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन यदि रिएक्शन के अंदर ज्यादा हो जाती है तो रिएक्शन रेट डिक्रीज हो जाती है। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का मतलब यदि मान लो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम क्लासिफिकेशन में पढ़ा था फॉस्फेट के लिए हमारे पास कौन सा एंजाइम होता है, काइनेज। यदि ये रिएक्शन होती है तो इसके अंदर यदि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एफिशिएंट मात्रा में बन जाता है कि हमें इतना ही चाहिए, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ना वो खुद इस रिएक्शन को मना करता है कि अब नहीं करनी। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक रिएक्शन। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक रिएक्शन होती है जिसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो खुद रिएक्शन को मना कर रहा है। यदि हम मान लो कोई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया सफिशिएंट मात्रा में सॉरी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया सफिशिएंट मात्रा में, तो ये जो प्रोडक्ट है वो सेल्स मना करता है कि अब ये रिएक्शन को मत करो। तो इस चीज को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक।